हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 13 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है उत्तर प्रदेश में? तो सतीश महाना, ये जो है विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो कुंवर मानवेंद्र सिंह, ये जो है विधान परिषद के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? तो अजय कुमार मिश्रा, ये उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता हैं। और दोस्तों, महाधिवक्ता कौन होते हैं? तो जिस तरह से केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं, उसी तरह से राज्य का भी जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है उसे महाधिवक्ता कहा जाता है। तो ये सारे यहाँ पर जो प्रमुख नियुक्तियाँ हैं याद रखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का जो है रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के लिए नीति आयोग का गठन करने की तैयारी में है। इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है केंद्र सरकार की तर्ज पर ही अब नीति आयोग का गठन किया जाएगा। और ये जो नीति आयोग होगा उसके जो अध्यक्ष है वो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। और यह जो संस्था है ये नीतियों का विश्लेषण करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करने का निर्णय लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में दुबई की तर्ज पर परफ्यूम पार्क विकसित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में जो है विकसित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत के पूर्व सेना प्रमुख को मेधावी सेवा पदक प्रदान किया? तो अभी जो है सिंगापुर सिंगापुर जो देश है उसने हमारे देश के जो पूर्व सेना प्रमुख थे उनको जो है मेधावी सेवा पदक सम्मान से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृष्णम राजू का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो है एक अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला संस्कार केंद्र विश्व का पहला संस्कार केंद्र जो है ये राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के झुंझुनू जिले में। अगला क्वेश्चन है, 17 सितंबर को कौन जीता पुनरुत्पादन परियोजना का शुभारंभ करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकनायक फाउंडेशन साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तनिकेला भरणी को। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगा यात्रा में 1000 फीट और 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में अमृत महोत्सव के तहत पिछले 10 अगस्त को एक तिरंगा यात्रा निकाली गई और इसमें 1008 फीट और 3 इंच लंबे तिरंगे को जो है फहराया गया। तो ये जो तिरंगा है ये इसका नाम जो है ये वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। ये सम्मान तिरंगा ऑन व्हील्स यात्रा के लिए दिया गया है। तो याद रखेंगे कि सबसे ऊंचा तिरंगा का जो रिकॉर्ड है वो बना है कहाँ पे? हमारे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में। और जो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी उसमें जो तिरंगा था वो कितना ऊंचा था, कितनी इसकी ऊंचाई थी? तो 1008 फीट और 3 इंच लंबा ये तिरंगा था। और इसी के चलते इसका जो नाम है वो वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के कुसमही जंगल को इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर।
दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया और इसके साथ ही गोरखपुर वन प्रभाग ने कुसमही जंगल को इको टूरिज्म का केंद्र बनाने को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा है और जल्द ही इसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी। कुसमही जंगल जो समुद्र तल से 84 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गोरखपुर वन प्रभाग कुसमही जंगल के तिनकोनिया जंगल में इको टूरिज्म सेंटर का निर्माण करा रहा है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है हाल ही में इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया और इसी के चलते ये भी यहाँ पर जो है प्रस्ताव शासन को भेजा गया गोरखपुर वन प्रभाग की ओर से कि जो कुसमही जंगल है इसे इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाए। ठीक, तो याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कुसमही जंगल कहाँ पर है तो ये गोरखपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में साइन बोर्ड में हिंदी भाषा के अतिरिक्त किस भाषा में जानकारी लिखने का आदेश दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उर्दू में। दोस्तों क्या है, दरअसल हमारे उत्तर प्रदेश में कोई सरकारी अस्पताल है या इसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट होगा तो वहाँ पर जो जानकारी आपको मिलेगी वो हिंदी में मिलती है। लेकिन अभी जो राज्य सरकार है उसने निर्देश दिए हैं कि कोई सा भी विभाग हो वहाँ पर, चाहे अस्पताल हो या कोई सा भी हो, तो वहाँ पर जो है हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी साइन बोर्ड और नेम प्लेट लिखे जाएंगे। इस संबंध में दोस्तों क्या है कि उन्नाव निवासी एक व्यक्ति हैं मोहम्मद हारून, उन्होंने शिकायत की थी और इसमें इन्होंने कहा था कि कई सरकारी विभाग राज्य की दूसरी जो आधिकारिक भाषा है उर्दू, उसके बावजूद भी साइन बोर्ड पर उर्दू नहीं लिखते हैं और इसी के चलते ये फैसला सुनाया गया है कि हिंदी के साथ साथ जो है कोई भी साइन बोर्ड होगा उस पर उर्दू में भी लिखा जाएगा। इस पर राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि अस्पतालों में डिस्प्ले पर नेम प्लेट, साइन बोर्ड और अन्य जो जानकारी है वो हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखी जानी चाहिए। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद हारून। अगर पूछ लिया जाए कि किसने जो है इसके तहत शिकायत दर्ज की थी कि हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी जो साइन बोर्ड और नेम प्लेट हैं वो लिखे जाएं, तो नाम याद रखेंगे मोहम्मद हारून। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि हिंदी के साथ साथ अब सरकारी अस्पतालों में भी उत्तर प्रदेश में जो है किस भाषा में हिंदी के साथ साथ साइन बोर्ड और नेम प्लेट लिखे जाएंगे, तो उर्दू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना छाता स्कीम शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा सरकार ने। दोस्तों जो ओडिशा सरकार है उसने हाल ही में एक नई योजना शुरू की है। अब ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि जो वर्षा का जल है उसको जो है संचयन करने के तहत शुरू की गई है। इस योजना का नाम क्या है, तो छाता स्कीम। छाता स्कीम इस योजना का नाम है। यानी कि बरसात का जो जल है जो छत पे इकट्ठा होता है तो उसे जो है संचित किया जाएगा कृत्रिम रूप से। बरसात जल का सामुदायिक दोहन और संचयन योजना जो है ये शुरू की गई है। नई योजना को पिछले महीने कैबिनेट की मंजूरी दी थी और इसे 5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना छाता के नाम से एक शुरू की है। तो आप याद रखेंगे जो छाता स्कीम है ये ओडिशा से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है, तो भूजल स्तर में सुधार करना ही इसका उद्देश्य है। तो ये बात यहाँ से आप याद रखेंगे, छाता स्कीम ओडिशा से संबंधित है। अगला है, हाल ही में किसने स्वच्छ अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरदीप सिंह पुरी ने। दोस्तों वर्तमान में जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने जो है स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत की घोषणा की है। ये जो स्वच्छ अमृत महोत्सव है ये 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा दिवस के अवसर से और 2 अक्टूबर 2022 तक ये चलेगा। स्वच्छता दिवस पर जो है स्वच्छता संबंधी कार्यों को प्रेरित करने वाली गतिविधियों को जो है क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन किया जाएगा। ये सारी जो गतिविधियां हैं वो की जाएंगी जिससे कि स्वच्छता को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने स्वच्छ अमृत महोत्सव एक और कदम स्वच्छता की ओर आधिकारिक लोगो भी जारी किया है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत जो है कब से कब तक होगी, यानी कब से कब तक जो है इसका संचालन जो है किया जाएगा। तो याद रखेंगे आप 17 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। किसने इसकी घोषणा की है, तो हरदीप सिंह पुरी जो कि आवासन और शहरी कार्य मंत्री के मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा गुजरात।
दोस्तों गुजरात सरकार ने 10 सितंबर 2022 को अहमदाबाद में पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा की है। ये जो नीति है ये 2022 से लेकर के 2027 तक यानी कि 5 सालों के लिए प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य क्या है? जो सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी है तो इसका जो उद्देश्य है वो फिल्म बुनियादी ढांचे के विकास और गुजरात में सिनेमा के लिए आकर्षक अवसरों के निर्माण के माध्यम से सिनेमाई पर्यटन को बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य है। तो याद रखेंगे सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी इसका क्या उद्देश्य है? तो सिनेमा को बढ़ावा दिया जाना, गुजरात में जो सिनेमा के लिए अवसर हैं उसके निर्माण में जो है बढ़ावा मिले और जो सिनेमाई पर्यटन है इसको भी बढ़ावा मिले। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा जो है किस राज्य सरकार ने की है? तो गुजरात सरकार ने इसकी घोषणा की है और ये 2022 से लेकर के 2027 तक प्रभावी रहेगा, 5 सालों तक। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की श्रेणी में यूएस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अल्काराज गोर्सिया ने। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। इन्होंने जीता है पुरुषों की श्रेणी में यूएस ओपन 2022 का खिताब। दोस्तों पुरुषों की श्रेणी में जो स्पेनिश खिलाड़ी हैं सी अल्काराज गोर्सिया, इन्होंने जो है सी रूड को हराया और अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीत ली है। ये केवल 19 साल के हैं और 19 साल की उम्र में दुनिया के नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ये बन गए हैं। तो ये रिकॉर्ड इनके नाम पर बना, याद रखेंगे। ये जो कार्यक्रम है न्यूयॉर्क के ऑर्थर एस स्टेडियम में आयोजित किया गया था। महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी आई स्विटेक ने ओ जावेउर को हराया और 2022 का यूएस ओपन महिला एकल का फाइनल खिताब जीता। तो यहाँ से आप दोनों नाम अच्छे से याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है कि यूएस ओपन 2022 में पुरुषों की श्रेणी में खिताब किसने जीता? तो याद रखेंगे अल्काराज गोर्सिया ने। और अगर बात करी जाए कि महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है आई स्विटेक ने। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका ने। दोस्तों ये इमेज जो है दोबारा से आ गई है पिछले क्वेश्चन की, याद रखेंगे। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। तो श्रीलंका की टीम छठी बार एशिया कप चैंपियन बन गई है और श्रीलंकाई टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 6 विकेट गंवा करके 170 रन बनाए, जबकि जो श्रीलंका की टीम है तो श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान की टीम को 20 ओवर में 147 रन पर ऑल आउट कर दिया। यानी कि श्रीलंका जो है ये छठी बार एशिया कप चैंपियन बन गई है। श्रीलंका ने सबसे पहले साल 1986 में एशिया कप का खिताब जीता था और इसके बाद जो श्रीलंका है उसने 1997, 2004, फिर इसके बाद 2008, इसके बाद 2014 और अब 2022 में टीम ने टाइटल अपने नाम पर कर लिया है। तो यहाँ से याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगातार जो श्रीलंका है इसने छठवीं बार, लगातार तो नहीं लेकिन छठवीं बार जो श्रीलंका है इसने छठवीं बार जो है एशिया कप चैंपियन का खिताब जीता। तो आप याद रखेंगे कि किसको हराया है अभी 2022 में, तो पाकिस्तान को हरा करके श्रीलंका ने छठवीं बार एशिया कप खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय करने का निर्णय लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, असम सरकार ने। दोस्तों असम सरकार ने मौजूदा जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग है इनका विलय करने का फैसला किया और इनका विलय करके एक नया विभाग बनाने का फैसला किया। कौन सा विभाग? तो स्कूल शिक्षा विभाग। ये एक नया विभाग बनाने की फैसला किया है असम सरकार ने। इससे दोनों विभागों के सभी अधिकारी व कर्मचारी नए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में जाएंगे। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि जिस तरह से हर एक प्रदेश में, हमारे भी प्रदेश में क्या है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग अलग है और माध्यमिक शिक्षा विभाग अलग है। अभी क्या है कि असम सरकार में भी ऐसा ही था, लेकिन असम सरकार ने ये जो दो विभाग थे शिक्षा विभाग, इनको विलय करके एक बनाया है और जो नया विभाग बनाया है उसका नाम रखा गया है स्कूल शिक्षा विभाग। तो यहाँ से याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को विलय करके एक नया स्कूल शिक्षा विभाग बनाने का फैसला किया, तो आंसर होगा असम ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कप्तान एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये कौन है, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच, जिन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान हैं एरोन फिंच, इन्होंने 11 सितंबर 2022 को वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। फ्रेंच ऑस्ट्रेलिया की 2020 टीम की कप्तानी जारी रखते हुए अक्टूबर नवंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 विश्व कप में बतौर कप्तान नेतृत्व करेंगे। यानी कि इन्होंने केवल और केवल वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। T20 जो 2020 टीम है उसकी ये कप्तानी करेंगे, और जो 2022 में अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा T20 विश्व कप, इसमें भी ये कप्तान के तौर पर ही नजर आएंगे। उन्होंने 145 वनडे मैच खेले हैं और उनमें 54 में कप्तानी की है। तो याद रखेंगे आप, अगर इस तरह से पूछा जाए कि एरोन फिंच जो है ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से ये संबंधित हैं, और अभी जो है इन्होंने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों ये थे 13 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल का क्वेश्चन, मंगोलिया के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उपहार में क्या दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, राजसी घोड़ा जो है मंगोलिया के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री को उपहार में दिया है। और इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही किए, और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। हाल ही में सीजीआई के रूप में सबसे कम कार्यकाल वाले न्यायाधीश के एन सिंह का निधन हो गया, उनके कार्यकाल की अवधि कितनी थी। तो इसका आंसर आपको बताना है, और जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स UPSSC पैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो हमारा सेकंड चैनल है तैयारी गुरु के नाम से, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस पर जो है हम डेली एक जीके का टेस्ट करवाते हैं, तो सभी लोग उस जीके टेस्ट को ज़रूर करें, इससे आपकी जीके जो है इम्प्रूव होगी। और दोस्तों UPSSC पैट में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो किसका है, तो जीके का है, क्योंकि आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम है और उसमें जो जीके है वो आपकी 30 नंबर की पूछी जाएगी, और 20 नंबर की आपकी करंट अफेयर्स और आपकी स्टैटिक जीके। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें करंट अफेयर्स और जीके की, तो 100 में से 50 नंबर की आपकी पूछी जाएगी। इसलिए हम रेगुलर डेली जो है एक जीके टेस्ट लाते हैं तैयारी गुरु चैनल पर, तो सभी लोग उस टेस्ट को ज़रूर किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।